नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल। तो इंटीग्रल के बारे में हम कुछ जानेंगे और इंटीग्रल कहाँ यूज होता है और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम इंटीग्रल की डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। आइए शुरू करता हूँ मैं फिर। इंटीग्रल कैलकुलेशन इज motivated by the problem of defining the calculating the area of region bounded by the graph of the function। जो इंटीग्रल जो कैलकुलस है या इंटीग्रल के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए, जब भी किस प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए जहां पर रीजन बाउंड हो जाता है, क्या होता है रीजन बाउंड होने का मीन क्या है, जहां पर ग्राफ्स आ जाते हैं फंक्शंस के। जैसे मैं बोलूँ आपको कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में मैंने बोल दिया आपको कि ये रेक्टेंगल की एक साइड 6 है, एक साइड 3 है। तो आप इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालना चाहें तो आप एरिया निकालेंगे 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। 18 मीटर है तो मीटर स्क्वेयर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। सिंपल ऐसे निकाल लेते हैं। मगर कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिसका आप एरिया नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपको बोलूँ, हमारे पास ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन में ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम मैंने दे रखा है एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन का मुझे एरिया निकालना है जो कि बाउंड हो रखा है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसका एरिया निकालना है जिसका मैं बोल रहा हूँ ए। ये एरिया है। ये मान लो ये पॉइंट ए और ये बी है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब मुझे इस एरिया को निकालना है, तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे? ना कि ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसको, इस एरिया को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रल्स का यूज करते हैं। काफी बच्चों का ये भी कहना होता है या नहीं समझ आता है कि इंटीग्रल्स, कि हम ये कहते हैं कि 10वीं तक का जो मैथ है वो तो यूज में आता है, मगर 12वीं का मैथ कहाँ यूज में आता है पता ही नहीं होता है। तो जो इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल का यूज हम एरिया निकालने के लिए किया करते हैं। जैसे कि इस शेप का हम एरिया निकालते हैं इस वे में, तो हम किसी भी कर्व शेप का एरिया निकाल सकते हैं इस तरीके से, जो कि हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो इसको हम लिखना चाहें तो इंटीग्रल में कैसे लिखते हैं, जो कि आपके सामने है। कैसे लिखेंगे? ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। कोई भी वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसके बारे में हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। और ग्राफ का एरिया निकालना भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे भी आपको कोई भी ग्राफ दिया जाता है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। मगर इससे थोड़ा सा हटके हम मैं बताना चाहूँ कि इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। इंटीग्रल मीन्स, ये आप जानते ही हैं, इंटीग्रल को हम समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन। समाकलन कहते हैं, या सिंपल भाषा में ये कहूँ कि इंटीग्रल को जोड़ना कहते हैं। जोड़ना कैसे? जैसे हमारे पास कोई लकड़ी है, उस लकड़ी के हमने उस लकड़ी को 3 टुकड़े होकर रखे हैं, मगर उस लकड़ी को हम किसी तरीके से जोड़ दें तो उसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल करना, उसको जोड़ देना। जोड़ना किसी एक तरीके से। जैसे मैं बोलूँ, हमारे पास 3 अलग अलग कॉपियां हैं और इकट्ठे हम उसको रख दें, जोड़ के रख दें, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया, जोड़ दिया। जोड़ने के लिए, जोड़ने का मीन होता है इंटीग्रल। और इसी प्रकार से हमने पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएट मतलब करना, अलग कर देना। डिफरेंशिएट मतलब अलग करना और इंटीग्रल मतलब जोड़ देना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मगर रियलिटी में जो इंटीग्रल का जो यूज होता है वो ग्राफ के एरिया को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति दे दी जाए और उस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। जैसे आपने देखा हो, हमारे पास
कोई ऐसी आकृति भी जिसका एरिया निकालना आपके लिए संभव ना हो, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। इन आकृतियों का एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, मगर कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिसका आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर भी आपको उसका एरिया निकालना है, तो हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो हमारे पास रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रल्स का यूज करते हैं। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है, दिस टू प्रॉब्लम्स लीड्स टू द टू फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में दो प्रकार की फॉर्म्स होती हैं। पहली क्या है, कैसी कैसी प्रॉब्लम पाई जाती है, तो पहला है आपका इनडिफाइंड एंड डिफाइंड इंटीग्रल्स। ये दो प्रकार की आपके पास इंटीग्रल्स पाई जाती हैं, इनडिफाइंड इंटीग्रल्स एंड डिफाइंड इंटीग्रल्स। इनडिफाइंड इंटीग्रल्स में क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पर एरिया बाउंड कर रखा था ए और बी, मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम की तरफ, उसी प्रकार से ये आपका इसको हम बोलेंगे जिसमें आपको वैल्यू ए और बी की दी जाती है, जहाँ पर आपका एरिया बाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं डिफाइंड इंटीग्रल बोलते हैं। मगर जब आपका एरिया डिफाइंड ना हो तो हम उसका यूज करते हैं किसका, जिसे हम बोलते हैं इनडिफाइंड इंटीग्रल। इनडिफाइंड जिसके अंदर वैल्यू हमें डिफाइन ना की गई हो, तब हम वहां पर कांस्टेंट का यूज किया करते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, सी। सिंबॉलिकली अभी हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इंटीग्रल कैलकुलस। इसको हम सिंपली बोले तो इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डी एक्स क्या है, फंक्शन, ये मैंने नीचे लिखा भी है, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हम एक्स का इंटीग्रल कर रहे हैं, किसके विद रिस्पेक्ट में, एक्स के विद रिस्पेक्ट में। इसके इज इक्वल टू में जब हम इसका इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रल सॉल्व करने पर हमारा क्या आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कोई फंक्शन आएगा आपका सॉल्व करने के बाद, और जो ये सी आएगा, सी आपका कांस्टेंट आएगा। जब तक आप इनडिफाइंड इंटीग्रल करेंगे तो आपको ये कांस्टेंट सी जरूर लगाना है, क्योंकि डिफाइंड इंटीग्रल में हमें सी नहीं लगाना होता, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू दी जाती है, जो कि आपको नीचे मैंने फॉर्मूला लिख के भी दिखा दिया है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस जरूर करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसका यूज कैसे किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रियलिटी में मैंने अभी आपको जैसे बताया था, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है क्या, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन मीन्स होता है जोड़ना। तो हम जैसे आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस सी। बस आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जब मैंने एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया था, तो 3x स्क्वायर आ गया था। मगर जैसे ही मैंने 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर आपका एक्स क्यूब प्लस सी आ गया। सी हमें जरूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन है वो इनडिफाइंड है, इसलिए। बाकी आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसके फॉर्मूलों की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि आपको इसको करने में बड़ी आसानी हो। तो आइए, आपको क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर फॉर्मूले दिख रहे होंगे, तो मैं फॉर्मूले पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से समझें कि इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है। तो मैं फॉर्मूले बोल दे रहा हूँ, आप फॉर्मूले स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है, आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूले आप यहाँ पर दोनों तरफ से लिखे हुए हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है। तो डेरिवेटिव्स में देखें तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन से हम जब उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो उसकी इज इक्वल टू क्या आता है, एक्स की पावर एन आता है। मगर उसी का मैं सामने, जो उसी के सामने ही इंटीग्रल लिखा है, वो क्या है, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। मगर कंडीशन ये है, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि माइनस वन के इक्वल हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, और नीचे जीरो हो गया तो वन अपॉन जो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब मैं एन को वन यहाँ पर एक्स को मैं एन की जगह पर मैं जीरो रख दूं, तो आपका डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, जो कि वन के इक्वल होगा। और उसका इंटीग्रेशन जब हम अकेले वन का इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी आ जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स होता है। मगर जब हम उसका इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी होगा। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोस एक्स देखें तो आपका क्या आता है, साइन एक्स आता है। इसी प्रकार से इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स आएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये आपको याद करना है, ठीक है बेटा। और dy बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर एक्स होता है। इसी प्रकार इसका इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर एक्स हो जाता है। इसी प्रकार जब उसका इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स हो जाएगा। प्लस अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6, dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स टेन एक्स होता है। मगर हम सेकेंड एक्स और टेन एक्स का हम जब इंटीग्रल लेंगे तो आप देख पा रहे हैं सेम उसी का उल्टा सेकेंड एक्स प्लस सी हो जाएगा। बस यहाँ पर एक चीज हम ऐड कर देते हैं, हमेशा डिफाइन इंटीग्रल इनडिफाइंड इंटीग्रल होने के कारण हम प्लस सी ऐड जरूर कर देते हैं। और वह 7 फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स कोट एक्स। और अगला फॉर्मूला है इंटीग्रल कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 9, dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार इंटीग्रल ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अगला फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर। इसी वे में जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 11 देखें तो आप dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर होगा। इसी प्रकार इंटीग्रल ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी होगा। फॉर्मूला नंबर 12 पे देखें तो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। और इंटीग्रल देखें तो इंटीग्रल ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी होगा। फॉर्मूला नंबर 13 देखें तो dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन हो जाएगा। और इंटीग्रल देखें तो इंटीग्रल ऑफ dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगला फॉर्मूला देखें तो dy बाई डी एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। और इसी का जब इंटीग्रल भी लेंगे तो भी इंटीग्रल ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस नहीं इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल ले या डिफरेंशिएशन ले वो तो ई टू द पावर एक्स प्लस सी ही रहेगा। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। इसी प्रकार से इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 16, dy बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। सेम इसी वे में इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। तो बेटा आपको समझ आ गया होगा, ये जो फॉर्मूले हैं आपको एक बार ही में याद करने होंगे। तो स्क्रीन पे मैंने आपके सारे फॉर्मूले दिखा दिए हैं। आप इस फॉर्मूलों को एक बार ढंग से देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। फिर हम उसको क्वेश्चन को एक बारी पे जब यूज करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि फॉर्मूलों का कैसे यूज होगा क्वेश्चनों में। तो आइए हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करके देखेंगे, जिससे कि इन फॉर्मूलों को समझने में और सहायता मिलेगी। तो आइए चलिए फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 के। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन लिए हैं। हमें फाइंड करना है गिवन फंक्शंस, जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है या एंटी डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। और आपको फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं मैं।
तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होएगा ये क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने अभी बताया साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स होता है, कॉस एक्स प्लस सी होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। मगर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो फंक्शन है साइन का 2x है, यहाँ पर साइन का फंक्शन क्या है 2x फंक्शन दे रखा है। तो इसका मीन ये है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इसका फॉर्म इसी प्रकार से करना पड़ेगा, इसी जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रूप में रखने के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, आपका फॉर्मूला यही रहेगा, मगर इसको इस रूप में बदलना पड़ेगा हमें इसे। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x dx। तो ये हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसको करने से पहले यहाँ पर हम साइड में लिख देता हूँ लेट। आप कॉपी, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर लेट, वैसे हमेशा फॉर्मूला नहीं लिखना है, मगर एक बार आपको समझाने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि अभी आपको एकदम से फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा। तो यहाँ मैं लेट कर रहा हूँ, लेट क्या किया मैंने, लेट टी इज इक्वल टू, या टी नहीं मान रहा हूँ, थीटा माना, लेट थीटा इज इक्वल टू 2x। मैंने थीटा को क्या मान लिया, 2x मान लिया। जब यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डी थीटा इज इक्वल टू 2dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2dx हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया अपॉन में, यहाँ आ गया dx। तो जहाँ मेरे पास 2x है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा थीटा, जहाँ मेरा dx होगा वहां मैं लिख दूंगा डी थीटा बाई 2। शायद आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब थीटा की जगह पर मैं 2x, जहाँ 2x मिलेगा उस एंगल की जगह पर मैं थीटा लिख दूंगा, और जहाँ पर dx दिखेगा वहां मैं डी थीटा बाई 2 लिख दूंगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 2x dx है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा थीटा, 2x की जगह पर क्या आ गया थीटा आ गया, और dx जो आपके पास है इसकी जगह पर मैं क्या वैल्यू लिखूंगा डी थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई 2। इस 2 को आप नीचे सभी के लिख सकते हैं। तो ये मैंने जो नीचे 2 था वो मैंने यहाँ सभी के नीचे लिख दिया है। अब आप जानते हैं कि ये 2 है, जो कि यहाँ पर डी थीटा का मीन क्या है, थीटा किसको पहचानेगा, जिसके पास थीटा है उसी को पहचानेगा, अन्यथा वो किसी को पहचानेगा नहीं। मतलब थीटा साइन थीटा को पहचानेगा क्योंकि इसके साथ क्या लगा है फंक्शन थीटा लगा है, मगर 2 को नहीं पहचानेगा क्योंकि 2 उसके लिए कांस्टेंट है। मतलब जैसे आप फैमिली के अंदर अपने परिवार वालों को पहचानते हैं, मगर बाहर से कोई आ जाए तो उसको पहचानने से मना कर देते हैं, इसी प्रकार ये अपने फंक्शन वाले को ही पहचानेगा मगर इस 2 को नहीं पहचानेगा। इसलिए ये 2 आपका इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो इस प्रकार से हो गई है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी होता है। तो सेम इसी वे में मैं इसको क्या लिख दूंगा 1/2, तो 1/2 ही रहेगा, साइन का क्या बन जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स की जगह पर अभी थीटा लिखा है तो थीटा ही आएगा थीटा, और आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो मैंने सभी के आगे माइनस लिख दिया, प्लस सी आ गया। मगर आपको जैसा क्वेश्चन मिला था हमें उसी वे में रखना है, तो थीटा की जगह पर हम वापस से क्या रख देंगे 2x रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम देखते हैं ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx, यही दे रखा है। अभी आपको मैंने बताया था cos ऑफ x dx का जो फॉर्मूला था वो था साइन ऑफ x dx, हाँ साइन ऑफ x प्लस सी, ये फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको बताया, ये जानते ही हैं आप फॉर्मूला है ये अभी मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, मगर पेपर में आपने ये नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मगर आपके लिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अभी फॉर्मूले याद नहीं हुए इस वजह से। तो आइए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फंक्शन पे 3x है, यहाँ पर x है, इसलिए मैं लेट करूंगा, लेट थीटा इज इक्वल टू 3x, थीटा को क्या मान लिया 3x, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा, डी थीटा इज इक्वल टू 3dx हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो 3 मल्टीप्लाई में है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू dx, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं इस 3 की वैल्यू
यहाँ ये जो 3 की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, जहाँ थ्री थीटा, जहाँ 3x होगा वहाँ थीटा लिख दूंगा, और जहाँ dx होगा वहाँ d थीटा बाई 3 लिख दूंगा। तो आइए पुट करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा अपॉन 2। तो अपॉन मैंने सभी के लिख दिया, मगर वही है, थीटा थीटा वाले को पहचानेगा, 2 को पहचानेगा नहीं, इसीलिए हम इस 2 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि ये थीटा इसको पहचान नहीं रहा है। तो इंटीग्रल से ये बाहर आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप जानते हैं cos थीटा d थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, जो कि आपके सामने लिखा है। तो वही मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 साइन ऑफ थीटा प्लस सी जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये इनडिफाइंड इंटीग्रल है इस वजह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आपके पास x मौजूद में था, अब यहाँ थीटा है, इसीलिए वापस से इसे x में कन्वर्ट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो 1/2 साइन ऑफ 3x प्लस सी। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होता तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बच्चों, आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराना हमारा धर्म है, और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना वो आपका धर्म है। क्योंकि बेटा आप चैनल तो वीडियोस तो देख लेते हैं, मगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके लाइक भी कीजिए, और आपके फ्रेंड्स जनों में इसको वायरल कीजिए, जिससे कि आपका और आपके साथी जनों का भी बेनिफिट हो सके। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ये तो मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x, ये हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, dx। तो हमने इसको इंटीग्रल में लिख लिया। अब आप जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपके पास होगा वही यहाँ पर होगा, और कुछ भी नहीं चेंज आएगा। मगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसने ये 3 रख दिया, ये तो गलत है। फॉर्मूले में तो ये ऐसे बताया था, हमें ऐसे कर दिया, तो ऐसा नहीं है। जो आपको दिया जाएगा आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे अभी मैंने आपके सामने पुट करके दिखाया था। लेट करूंगा, लेट, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट किया मैंने, लेट 3x इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x 3dx इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो dx इज इक्वल टू डी थीटा बाय 3 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ dx एंड थीटा। तो मैं जब यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर रख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब मैं थीटा की जगह पे वैल्यू रखता हूँ 3x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर थीटा डी थीटा बाई 2। जो 2 डिवाइड में आया है, थीटा पहचानेगा नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई थीटा डी थीटा। तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 ई टू दी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा है, तो यहाँ बन जाएगा ई टू दी थीटा प्लस सी। क्योंकि अभी मैंने बताया, जब इसका इंटीग्रल यही होता है, प्लस सी लगाना होता है, तो वही लगा दिया। बस ये कॉम बाहर इसलिए आ गया क्योंकि थीटा वाला इसको नहीं पहचानता, इसलिए वह बाहर इंटीग्रल से बाहर आ गया। अब यहाँ थीटा की वैल्यू हम वापस से रख देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जिस वे में दिया हुआ था उसी वे में आपका क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। तो ये आपका आ गया e टू दी 3x प्लस सी। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। एक दो बार जब क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं आएगा बेटा, जो वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ 3 है तो नीचे 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ नीचे भी 3, या इसके भी नीचे 3 आएगा, इसके भी नीचे क्या आएगा, 3 आएगा प्लस सी। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसा भी लिख सकता है। तो आप चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, तो दोनों ही आपके आंसर सही माने जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी होल टू दी स्क्वायर, ये दे रखा है dx। अब बेटा सबसे पहले जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो मैं कहूंगा इसका पहले डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। अब डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे,
तो आप जानते हैं लेट करेंगे हमेशा की तरह, लेट t इज इक्वल टू, मैं इसको t नहीं थी, इसको मैं y मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, y। लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये मैंने मान लिया, y को ए एक्स प्लस बी मान लिया। अब इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड, तो dy इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dx, मगर b क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। b क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप जानते हैं जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y और x का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, मगर b, ये b क्या है, b कांस्टेंट वैल्यू है, b कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं है जो कि फंक्शन में लाई तो करती है, मगर a और b जो क्या है, कांस्टेंट दिए होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी जो a की वैल्यू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dy अपॉन a, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, तो आप देखिए ध्यान से इसे। तो हमारे पास यह बन गया इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर मैं इसकी जगह पर y रख दूंगा, तो यह बन जाएगा वाई स्क्वायर, और डी वाई अपॉन ए रख दूंगा डी एक्स की जगह पर, तो डी वाई स्क्वायर अपॉन ए क्या रख दूंगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए, जो कि आपके सामने यहाँ पर है। देखो ये मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ रखी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 अपॉन ए आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई आ जाएगा। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स बताया था। तो ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी, ये आपके सामने मैंने फॉर्मूला दिखाया था स्क्रीन पर, तो वही फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, इसी का यूज करूंगा मैं, आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा है, मगर आप पेपर में चाहें तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो सिंपल एज ये आ जाएगा 1 बाय ए, और ये हो जाएगा y की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, n प्लस वन का मीन क्या है, अब यहाँ n होगा तो उसमें एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी n प्लस वन हो जाएगा, तो 2 में एक जुड़ गया तो क्या आ गया 3 प्लस सी हो जाएगा। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3a प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। मगर क्वेश्चन का जो वे था वो द्वारा से वैसे ही रख दीजिएगा जैसे आपका क्वेश्चन था, नहीं तो एग्जामिनर इसको आपको कट कर देगा। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो रख दीजिए वापस से, y हमारा क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन में 3a प्लस सी। शायद आपको यहाँ समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, आप एक बार करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो समाकलन समझने के लिए सबसे इजी होता है, और एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो समझ आता है, मगर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जितनी आप कम करेंगे पेपर में आपको उतना ही डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि कभी इसकी वैल्यूज अभी आप आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फिर, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th में यही कर दे रहा हूँ आपके सामने, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस 4 ऑफ इंटीग्रल ऑफ 3x dx, ये हमारा इंटीग्रल है। तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको अभी फॉर्मूला मैंने बता दिया था, तो उसी वे में हल करेंगे इसे, दो पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए ध्यान से। तो इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx कर लेंगे, और इसको इंटीग्रल यहाँ पर भी चला जाएगा, यह बाहर आ जाएगा e टू दी पावर 3x dx। ये 4 बाहर इसलिए आ गया, मैंने अभी आपको बताया था, इंटीग्रल कांस्टेंट नंबर्स को बाहर कर देता है, क्योंकि वो उसको पहचानेगा ही नहीं। ये इसको इसलिए पहचान रहा है क्योंकि ऊपर क्या है 3 टू दी पावर x है, और ये इसे इसलिए पहचान रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x लिखा है, इस वजह से। x ना लगा होता तो ये साइन को भी बाहर कर देता। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ थीटा dx करना है, तो ये थीटा को बाहर कर देगा, सिर्फ अंदर बचेगा dx। और dx का मैंने अभी आपको इंटीग्रल बताया था, जब भी यहाँ पर 1 होगा तो इंटीग्रल हो जाएगा, ये तो थीटा था ही, इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस सी। एक बात याद रखिएगा, कभी कभार बच्चे आपके से मजाक करते हैं कि इंटीग्रल बताओ इसका,
तो यहाँ पर इंटीग्रल डी थीटा एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल कॉमन बाहर आ जाने पर यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 माने का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, याद रखिए जब एंगल होगा उसी अनुसार इंटीग्रल कन्वर्ट होता है। ऐसे नहीं है कि किसी का भी, जब तक जो आप जिसके थ्रू आप इंटीग्रल कर रहे हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, उसके विद रिस्पेक्ट में ही आपका इंटीग्रल होगा। बाकी जो फालतू नंबर है वो कांस्टेंट समझ के आप बाहर कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, बस और कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो ये अब हमारे पास दो इंटीग्रल हो गए डिवाइड। तो मैं पहले इंटीग्रल की बात करता हूँ। तो देखो मैंने अभी sin 2x का इंटीग्रल आपको करके दिखाया था। तो साइन का बन गया था आपका माइनस के cos 2x बन गया था। याद रखिए जो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल में नंबर आता है फंक्शन में, साथ में जैसे 2 आया, 3 आया, 4 आया, वो आपका डिवाइड में आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। तो डायरेक्ट मैंने डिवाइड में 2 रख दिया है। -4 e टू दी पावर 3x, तो 3x आ जाएगा। अभी मैंने आपको करके दिखाया था जब e टू दी पावर जो होगी वो डिवाइड में आपका जो भी पावर साथ में x के साथ होगी वही आपका डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c लगा देंगे, आपका इसका इंटीग्रल हो गया। तो डायरेक्टली आपको धीरे धीरे करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कन्वर्ट करके दिखाए और डायरेक्टली आप उसको लिखना भी बता दिया। बस आपको यहाँ ये देखना है कि जो इसके साथ फंक्शन है, जैसे यहाँ पर 2x था तो 2 डिवाइड में आ गया, इसके साथ फंक्शन 3 था तो फंक्शन डिवाइड में 3 आ जाएगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं होगा। x नहीं आएगा, कोई ये कहे कि x आ जाएगा, नहीं, x क्यों नहीं आएगा, तो x का तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल क्या बच गया, जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ गया, और इंटीग्रेशन से बाहर हो गया तो 4 ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।